पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीय रमन जी उपस्थित हैं। आप सबके तरफ से सर वीडियो लग गया ना। हाँ, इनके लिए जिनके बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिनके बिना सब सुना सुना लगता है, अगर किसी मीटिंग में न दिखाई दे, मैं दो शब्द कहना चाहूंगा अपनी तरफ से। तू हम सफर, आप लोग भी सुनिए, आप ही लोग की तरफ से है। तू हम सफर तू हम डगर, तू हम सफर तू हम डगर, तू हम राज, तू हम राज नजर आता है, तू हम राज नजर आता है। मेरी अधूरी सी जिंदगी का, मेरी अधूरी सी जिंदगी का ख्वाब नजर आता है, मेरी अधूरी सी जिंदगी का ख्वाब नजर आता है। कैसे उदास हो जाती है, कैसे उदास हो जाती है जिंदगी बिन तेरे। अगर इस मीटिंग में ना दिखाई दे, जो हम लोग सोचते रहते हैं कि मायूस हो जाते हैं, कैसे उदास हो जाती है जिंदगी बिन तेरे। मेरे हर लम्हे में, मेरे हर लम्हे में तेरी मौजूदगी का एहसास नजर आता है, तेरी मौजूदगी का एहसास नजर आता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीय रमन जी से आग्रह करूंगा कि अपने प्रेरणा के शब्द हमें दें। श्री अमीय रमन जी। धन्यवाद। मीटिंग में उपस्थित तमाम भाइयों बहनों, एसोसिएशन अपनी रफ्तार से अपना काम करता चला जा रहा है। आप सब लोगों का सहयोग इसमें है और इधर आप लोग की यूनिटी की वजह से बहुत सारे काम होते चले जा रहे हैं, हो रहे हैं। प्रशासन भी इस चीज को समझ रहा है। फोटो ले लीजिए, सभी बीच वाला अपने आप में एक सशक्त सबका चेहरा संगठन बन गया है। इसके पीछे वजह ये है कि आज की डेट में एम्प्लॉइज से ज्यादा, कर्मचारियों से ज्यादा हम लोग की तादाद है। सही बात है कि नहीं है? हकीकत है, आज जितने एम्प्लॉइज हैं कहीं उससे ज्यादा हम पेंशनर्स हैं, हम लोग की तादाद। और दूसरी चीज जो खास बात है वो ये है कि एक एम्प्लॉय जो होता है वो रिटायरमेंट से पहले 60 से कम ही आयु का होता है। और आजकल का जो टेंडेंसी है, हम दो हमारे दो वाला सिस्टम होता है। लेकिन हम लोग जो रिटायर हो चुके होते हैं, दादा और बाबा की श्रेणी में आते हैं, हम लोग के साथ हमारा बहुत बड़ा एक कुनबा होता है। बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, पोते होते हैं, पोतियां होती हैं। इस तरह अगर ऑन एन एवरेज कहा जाए तो एक रिटायर्ड व्यक्ति के साथ जो कुनबा होता है, कम से कम 1 दर्जन लोगों का निश्चित रूप से होता है, एवरेज होता है। लेकिन वहीं पर एक सर्विंग एम्प्लॉय का जो कुनबा होता है वो 2 से 4 जहाँ से 5 का होता है, यानी कि मोर देन डबल का होता है। अब क्योंकि हमारी तादाद सर्विंग से ज्यादा है, हमारा कुनबा उनसे 2 गुना 2.5 गुना है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास वोटिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा है। और अगर वोटिंग पावर हमारे पास ज्यादा है तो इसका मतलब हम शासन को बदल सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, सिर्फ जरूरत है इस चीज को पहचानने की। और हमें इस जटेपुर शाखा पे काफी गर्व है। यहाँ के लोग काफी यूनाइटेड है, मीटिंग्स में आते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और जहां जरूरत पड़ी खड़े हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए। आपके धमनियों में खून का प्रवाह जो है वो तीव्र हो जाए। दोस्तों, पिछली मीटिंग में मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं चर्चा कर रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीट का, जिसको मेडिकल डिपार्टमेंट के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विसेज, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सारे जोनल रेलवेज के पीसीएमडीज को और प्रोडक्शन यूनिट के पीसीएमओ को, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल अफसर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर संबोधित किया था।
और मीटिंग में उनका जो मुद्दा था वो और कुछ नहीं था बल्कि हम रिटायर्ड लोग थे। याद है पिछली बार हम लोगों ने चर्चा करा था। उन्होंने 10 आइटम पे सारे जोनल रेलवे के सबसे बड़े अधिकारी को, पीसीएमडी को संबोधित किया था। कहा था कि पेंशनर्स के लिए एक्सक्लूसिव ओपीडी होना चाहिए, पेंशनर्स के लिए पैथोलॉजी लैब में अलग लाइन होनी चाहिए, पेंशनर्स के लिए हर हॉस्पिटल में एक वेटिंग रूम होना चाहिए, उसमें टीवी की व्यवस्था होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होना चाहिए। पेंशनर्स जो दूर दराज रहते हैं उनके घर पर दवा पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और एक डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल है एससी रेलवे का, वो दोनों हॉस्पिटल इस काम को कर रहा है। उसके हिसाब से उसकी कॉपी करके बाकी जो जोनल रेलवेज है वो भी अपने यहाँ से ये इस सिस्टम को इवॉल्व करे ताकि दूर दराज के जो लोग हैं उनको दवा जो है वो प्राइवेट कोरियर के थ्रू डिलीवर हो सके। उसी में एक और मुद्दा था, वो मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट था। लिखा गया था कि क्रॉनिक डिजीज से जो हमारे सीनियर जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं पीड़ित हैं उनको कम से कम 3 महीने की दवा दी जाए, कम से कम 3 महीने की दवा दी जाए। और साथ में ये भी उसमें कहा गया कि अगर वर्तमान में कोई परेशानी है तो बाय डिफॉल्ट आप 2 महीने की दे सकते हैं, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर इस व्यवस्था को सुनिश्चित कर लीजिए कि हर रिटायर्ड एम्प्लॉय कम से कम 3 महीने की दवा पा जाए। दोस्तों, हमारे मुन्नीलाल गुप्ता जी जो भारत पेंशनर समाज में हमारे प्रतिनिधि हैं, इनको डिप्यूट किया गया है पीसीएमडी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ये परसों गए थे, पीसीएमडी इत्तेफाक से थे नहीं और फ्राइडे को पीएनएम मीटिंग थी जिसमें वो लोग व्यस्त थे। हमको उम्मीद है कि मंगल या बुधवार को निश्चित रूप से उनसे संपर्क होगा और डेट फिक्स हो जाएगा। जब डेट फिक्स होता है तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि पेंशनर्स एसोसिएशन का 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रिंसिपल सीएमडी से मिलके उनसे निवेदन करेगा कि साहब हम लोग कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रेलवे बोर्ड ने जो आपको निर्देश दिया है उसका हम अनुपालन चाहते हैं, उसका हम हर हाल में अनुपालन चाहते हैं, कोई नया चीज नहीं चाहते हैं। सही है या गलत है? और अगर उसमें किसी प्रकार की कोताही होगी तो ऐसे कंडीशन में पीसीएमडी ऑफिस के सामने हम लोग एक विशाल धरना प्रदर्शन भी करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे दोस्तों, हम बताएं आपको, स्थिति में बहुत कुछ सुधार भी हुआ है। दिक्कतें हैं लेकिन सुधार की प्रक्रिया भी बहुत कुछ हुई है। पहले सुनते थे एक्सरे का, अल्ट्रासोनोग्राफी का, ऐसा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आज के डेट में ये सुनना है ये सब प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो गया है। कुछ दिन पहले मैंने गया था रेल विहार फेज 3 में, तो वहाँ एक सज्जन नाक पर जो है काला गोगस लगा के बैठे हुए थे। मैंने कहा ये क्या बात है भाई, ऑपरेशन कराए हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ साहब ऑपरेशन कराया है। हमने कहा कहाँ कराए हैं? कहे रेलवे हॉस्पिटल में कराए हैं। हमने कहा किसने किया? तो कहा डॉक्टर जयंत कुमार ने किया है। हमने कहा कोई दिक्कत? कहा कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कैसे हुआ? हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल में तो ट्रेडिशनल मेथड से पूरा आंख को खोल के ऑपरेशन किया जाता है, आपका कैसे हुआ? कहा नहीं साहब हमारा फेको विधि से हुआ। हमने कहा वाह ये तो कमाल की बात है। कहने लगे और साहब हमको लेंस भी लगाया गया है। और उसके बाद से इधर का रिपोर्ट मिला है कि साहब बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास का है। स्थिति ये है कि आज के डेट में मोतियाबिंद, कैटरेक्ट वगैरह का जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के लिए आप जाइए तो 4 डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं। और आप ये चाहिएगा कि हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन करा लें तो संभव नहीं है। वहाँ लाइन लग रहा है, 1-1 महीने बाद का नंबर मिल रहा है और 1 महीने बाद ऑपरेशन हो रहा है।
तो चलिए भाई, एक बहुत बड़ी सुधार हुई, कम से कम इतना बड़ा एक चीज हो गया कि आंख वाला जो है वो एक सिस्टम सुधर गया। लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जिसके लिए हम लोग को इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, ये तो थोड़ा मेडिकल के विषय में हमने आपको एक चर्चा किया। दूसरी चीज आपको बताना चाहते हैं, पिछले बार पता नहीं हमने बताया था नहीं बताया था, लेकिन एक बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं। 16 फरवरी को हम 3 लोग गए थे CPOAD के निमंत्रण पर उनसे वार्ता करने के लिए। उनका निमंत्रण था, ये कहा गया था कि पेशेंट की समस्याओं पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमने अपनी शर्तों पे डेट फिक्स किया, अपने शर्तों पे टाइम फिक्स किया, और डेट और टाइम फिक्स हो जाने के बाद जब हम गए वहां पे तो हमने ये 10 सूत्री एजेंडा उनको दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग एजेंडा है। पहला आइटम, पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल्स 1983 के अनुपालन के संबंध में किया गया है। पिछले बार जिक्र किया था, आप लोग को याद है ये क्या है, ये नॉमिनेशन रूल्स? सर आपको याद है? नहीं याद है? नहीं याद है तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं शॉर्ट में। देखिए, ऐसा होता है कि जब पेंशनर नहीं रहता है तो उसका जो पेंशन है वो ट्रांसफर हो जाता है उसकी वाइफ को एक लिमिटेड टाइम तक, और उसके बाद फैमिली पेंशन रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस रेट पे उसको पेमेंट होना शुरू होता है। ठीक है, जहाँ पे वाइफ पहले गुजर जाती है वहां पे पेंशनर को पेंशन मिलता है, और जब वो बैंक से पेंशन लेता है, बैंक में खाता खोला जाता है, वहीं उसी समय बैंकिंग रूल के अनुसार एक नॉमिनी को नामित किया जाता है। नॉमिनी को का नाम लिख दिया जाता है कि जब अगर हम नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में जो हमारे खाते में पैसा होगा वो नॉमिनी को पेमेंट कर दिया जाए। सही बात है, सबके खाते में नॉमिनी लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि खाते में जो पैसा रहा, फर्ज कीजिए पेंशनर की डेथ महीने के 20 तारीख को हो गई, समझ रहे ना, तो उस महीने का जो पेंशन है उठाने का वो हकदार 30 तारीख को था, लेकिन 20 को ही अगर डेथ हो गई तो ऐसे कंडीशन में उसका पेंशन जो है इंटैक्ट रहेगा 20 दिन का, उसके खाते में आ तो जाता है पूरा का पूरा, लेकिन 20 दिन के पेंशन का हकदार कौन होगा? उसका नॉमिनी होगा। और जैसे ही नॉमिनी ने क्लेम किया तो उसको पेमेंट हो जाता है, उसके बाद बैंक खाते को बंद कर देता है। सही बात है। अब थोड़ा सा एक यहाँ पे होता है, यहाँ हमारे अकाउंट्स के सर जी बैठे हुए हैं, अकाउंट्स का एक केस चल रहा है, उस पे एरियर देने की बात है। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को झटका लगा, हार गई सरकार। अब ये है कि एरियर देना ही देना है। अब एरियर जो है कब से सर ड्यू है? ये 96 से एरियर ड्यू है। ये कौन सा साल चल रहा है? 2023। तो 96 से 23 के बीच में कितने साल का अंतर हो गया? 27 साल का अंतर हो गया। इस 27 साल के बीच में बहुत सारे हमारे मित्र जो है वो विकेट उनका डाउन हो चुका है, वो ऊपर जा चुके हैं। अब उनके केस में अगर एरियर पैदा होगा तो नॉमिनी या कह रहे उनका वारिस कैसे पाएगा? इसका कोई सिस्टम है क्या? ऑर्डर से हो रहा है, हो रहा है, 2 केसेस जैसे हुए, 2 केसेस हो रहे हैं, ऑर्डर से हो रहा है, जो भी चीज है, लेकिन हकीकत क्या है इसके लिए कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। जहां वीडो है वहां हो जाएगा, सब कुछ है। जहां वीडो भी नहीं है वहां फिर क्लेमेंट्स जो है आपस में झगड़ा करेंगे, रेलवे कहेगा कि जाइए आप कोर्ट से अपना डिग्री लेके आइए तब हम आपको पेमेंट करेंगे। तो सरकार ने जो नियम बनाया, कानून बनाया 1983 में, उसका नाम दिया पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल्स 1983। यानी कि इस तरह के जो एरियर पैदा होते हैं, अभी 30 जून वालों को एक इमोशनल इंक्रीमेंट देने की बात है ना, बहुत सारे आर्बिट्रेशन वाला है, बहुत सारे इस तरह की चीज हैं, ये सब पैदा होते हैं।
और ऐसे केसेस के लिए पेमेंट ऑफ नॉमिनेशन रूल्स 1983 बनाया गया। दोस्तों इस नियम में क्या था? इस नियम में ये था कि आप बैंक को जब अपना जो नॉमिनी बनाए रहते हैं पासबुक में वो तो रहेगा ही, और इस तरह का जो एरियर होता है इसको अलग एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, इसको कहते हैं लाइफ टाइम एरियर। क्या कहते हैं? लाइफ टाइम एरियर। और लाइफ टाइम एरियर के लिए ये इस नियम में ये प्रावधान किया गया कि बैंक में एक अलग से नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया जाए। 1983 सोचिए 83 से लेके और ये 2022 तक इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई, पूरा प्रशासन सोता रहा। करीब 2021 में मैंने इस मुद्दे को उठाया था, और उठाने के बाद 2022 में मार्च के महीने में पेंशन मंत्रालय से एक पत्र जारी हुआ और उस पर सिस्टम को चेंज कर दिया। कहा कि लाइफ टाइम एरियर के लिए जो नॉमिनेशन है वो बैंक में नहीं जमा होगा बल्कि पर्सनल डिपार्टमेंट में जमा होगा। पर्सनल डिपार्टमेंट अकाउंट्स को देगा और अकाउंट डिपार्टमेंट जो है डिस्बर्सिंग बैंक को देगा। यानी कि जो पीपीओ का सिस्टम है उसी सिस्टम को फॉलो कर दिया गया। रिवर्स गियर में आ गया मामला, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि ये जब रिवर्स गियर में मामला आ गया और इसको पर्सनल डिपार्टमेंट को लागू कराना था, तो हमारा 16/2 के मीटिंग का पहला मुद्दा ये था कि साहब ये चेंज हो गया रूल्स, आप पहले इस रूल को देखिए और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अकाउंट से आप ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर बना के इसको इम्प्लीमेंट कराइए। सीपीओ बड़ी खुशी इसको स्वीकार किए और इस पे उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। सही चीज है, आप लोग सहमत हैं? पहला आइटम। दूसरा आइटम लिया जाए इसमें ऐसा था कि पेंशन अदालत 2022 में जब हुआ था तो बहुत सारे साथियों ने ये कहा था कि हमारी पुत्री जो है अविवाहित है। आइए बैठिए। हमारी पुत्री अविवाहित है। हमारा किसी ने कहा कि साहब हमारी पुत्री विडो है, किसी ने कहा हमारी पुत्री डाइवोर्सी है, किसी ने कहा कि हमारे बच्चे जो है वो विकलांग हैं, और उन लोगों ने निवेदन किया कि साहब पीपीओ पे इनका नाम डाला जाए। पेंशन अदालत की ओर से जवाब उनको चला गया। जहां दो लोग बैठे हैं वहां एक और बैठा दिया। पेंशन अदालत की ओर से उनको जवाब दे दिया गया राइटिंग की इस तरह का कोई नियम नहीं है। सर जी ये जवाब लिखित जवाब दे दिया गया कि इस तरह का कोई नियम नहीं है। मैंने दूसरे मुद्दे को 16 फरवरी की मीटिंग में मैंने लिया और मैंने लिखा कि साहब आप जो जवाब दिए हैं कि इस तरह का कोई नियम नहीं है, मैं आपको ये नियम सौंप रहा हूं। उन्होंने नियम को लिया, लेने के बाद तुरंत उसका फोटो कॉपी कराया। 16 फरवरी को मीटिंग हो रही है और ये देखिए ये 20 फरवरी को उन्होंने चिट्ठी जारी किया सीपी ऑफिस में। 20 फरवरी का चिट्ठी है। इसके बॉडी में लिखा हुआ है उपरोक्त संदर्भित पत्र जिसे मुख्यालय के इस द्वारा परिचालित किया गया था कि इस संबंध में पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा संज्ञान में लाया गया कि उक्त पत्र में दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं हो रहा है, लिहाजा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सर ये देखिएगा ये पत्र पेंशनर्स एसोसिएशन की बात है। तो एक्शन प्रशासन का प्रॉम्प्ट है। जहां प्रॉम्प्ट नहीं है, गड़बड़ी है, वहां हम आलोचना करते हैं, लेकिन जहां प्रॉम्प्ट है वहां हमको प्रशंसा भी करनी है। प्रशासन के लिए एक ताली हम लोग बजा सकते हैं। 16 मीटिंग हो रही है और 20 लोगों को चिट्ठी डाली गई है। ठीक है दोस्तों, उस अदालत में 4-5 मामले ऐसे थे जिसमें हम लोग की इच्छा थी कि प्रशासन कैंडिडेट को बैठा के सामने उसको डिस्कस करें। उसके लिए हमने कहा और प्रशासन मान गया, कहा कि नहीं ठीक है, डेट फिक्स हो जाती है पीएनएम के बाद, और पीएनएम मीटिंग अब हो गया है, इसके बाद कोई डेट फिक्स हो जाएगा, उसमें हमारे 2 लोग बैठेंगे और कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, कैंडिडेट के सामने सारा डिस्कशन हो जाएगा। तो ये एक और केवल ये 5 लोगों का मामला है, हम समझते हो जाएगा। एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड का चौथा आइटम था। दोस्तों यहाँ सुशील कुमार श्रीवास्तव जी हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इन्होंने एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड के लिए लगातार ये क्लेम करते रहे और प्रशासन हर बार इनको जवाब देता रहा कि रेलवे बोर्ड का 2007 का है ना, 2008 का ये पत्र है, इसके अनुसार ये दिए नहीं है।
फिर इस मामले में रेलवे बोर्ड से सारे सर्कुलर्स की फोटो कॉपी आरटीआई के थ्रू हासिल की गई और फिर प्रशासन पे चढ़ाई किया गया। जब चढ़ाई किया गया तो प्रशासन यू टर्न ले लिया और कहा ठीक है, इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, हम पेमेंट की व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद फिर तमाम हम दोस्त यहाँ एक तरह का पूरा ये हो गया, क्योंकि लखनऊ में हकीकत ये था 3 साल से हो ही नहीं रहा था पेमेंट। उसके बाद तमाम लोगों के क्लेम हुई और इधर सारे क्लेम में एक रेडीमेड जवाब आ रहा है कि साहब 30 दिन का समय लगेगा, 30 दिन का समय दीजिए, हम आपको पेमेंट करेंगे। कहाँ पहले सीधे सीधे वो मना कर दे रहा था, हाथ झाड़ ले रहा था, आज कह रहा है कि हमको 30 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको पेमेंट करेंगे। तो ये लखनऊ डिवीजन का हाल है। वाराणसी डिवीजन में बहुत बेहतर पेमेंट हुआ है, जिसका नहीं हुआ उसका तुरंत खड़ाखड़ पेमेंट हो रहा है। इज्जत नगर की स्थिति बहुत अच्छी है। लखनऊ डिवीजन में जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम एसोसिएशन और लोगों के सहयोग से सॉल्व हो गया है। और ये मेरा मुद्दा था, इसमें सीपीओ ऑफिस, सीपीओ ने भी उनको बोला है लखनऊ डिवीजन को कि आप इसको देखिए, इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए, आप उल्टा पलटा जवाब नहीं दीजिए। परिणाम आप लोग के सामने आ रहा है, सबको लिखित जवाब मिल रहा है कि 30 दिन का हमको समय दिया जाए। आप लोग प्रसन्न हैं? सही है ना? नेक्स्ट आइटम देखिएगा, इसमें चौथा आइटम था, 5वां आइटम था सीपेन ग्राम से रिलेटेड। इसमें हमने 2 लोगों का मामला लगाया था, एक वकील यादव जी है ना, वकील यादव जी, और दूसरे हैं रविंद्र प्रसाद जी। इन दोनों का जो चिट्ठी जारी हुआ वो हमको प्रशासन ने उसकी कॉपी भेजी। आपके सीपन गांव के थ्रू नहीं, अलग से प्रशासन ने भेजा है। इन दोनों का मसला भी सीपीओ ने टैकल किया और करके जवाब आ गया। एरियर वगैरह में एक आपको एरियर मिल गया आपका? हाँ यार, कुछ मिल गया और कुछ बाकी है। कुछ एरियर मिल गया है, कुछ इनका बाकी है या, और इनका जो हिसाब किताब हो रहा है वो 1-1-6 से हो रहा है। सर आज की डेट में 1-1-6 से टीक्यू जारी हुआ है, अभी 16 वाला पेंडिंग है। जब 16 वाला मिलेगा कितना लाख रुपए मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। और अरे भैया ये बताइए 2 लाख मिलेगा कब है क्या? अच्छा 2 लाख मिलेगा तो कम से कम एक आध एसी का तो जुगाड़ हो ही सकेगा। भैया ताली बजा दीजिए। तो ये देखिए, ये 2 इंडिविजुअल केसेस थे। उसके बाद एक अवधेश कुमार चौधरी का केस था। ये बताना हम बहुत जरूरी समझते हैं, क्योंकि एक वो पहले बस पे लिखा जाता था बहुजन हिताय, आजकल लिखा जा रहा है सर्वजन हिताय। तो ये भी सर्वजन हिताय है। दोस्तों ये सब देखिए एसोसिएशन की बदौलत हो रहा है। एक बंदा था यहाँ पे अवधेश कुमार चौधरी करके बिछिया में शाखा का हमारा सदस्य है, उसको पेंशन के नाम पे 1086 मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट 1-1-4 के बाद। रेलवे बोर्ड का नियम क्या कहता है? रेलवे बोर्ड का नियम ये कहता है कि अगर 1-1-4 से पहले कोई पैनल डिक्लेयर हो गया हो, कोई रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में भले ज्वाइनिंग जो है वो 1-1-4 के बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाइए यहाँ बैठ जाइए। भले ज्वाइनिंग 1-1-4 के बाद हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या किया जाएगा? ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि पैनल शुड बी डिक्लेयर्ड प्रायर टू 1-1-4। 1-1-4 से पहले पैनल डिक्लेयर होने की शर्त थी। अवधेश कुमार चौधरी का केस थोड़ा यूनिक केस था। इस केस में SC/ST शॉर्ट फॉर कोटा के अगेंस्ट इस बंदे का अपॉइंटमेंट होना था, इसका अपॉइंटमेंट होना था। अब हुआ क्या कि इस अपॉइंटमेंट के लिए इसको चिट्ठी जो है 6 महीने पहले, 1-1-4 से 6 महीने 8 महीने पहले भेजा गया। इसको पास लेके बुलाया गया, लखनऊ में गया, रिपोर्ट किया, एप्लीकेशन इससे भरवाया गया। उसके बाद सुनिए, उसके बाद फाइनली इसकी स्क्रीनिंग की गई। जरा प्लीज यहाँ ना बात करें, बाहर चले जाए प्लीज, बाहर जाकर बात कर लीजिए, यहाँ ना बात करें, है ना। सुनिए, तो इसकी जो स्क्रीनिंग हुई थी वो 26/12/2003 से 30/12/2003 के बीच हुई थी। कब? 26/12 से
30/12/2003, यानी कि सिर्फ एक दिन 31/12 बचा हुआ था और 1/4 से एनपीएस लागू हो गया और 1/4 के बाद अपॉइंट हुआ, तो इसको पेंशन के नाम पे 1086 रुपया मिल रहा है। सोचिए 1086 रुपये में कोई कैसे अपना गुजारा करेगा। दयनीय स्थिति है ना, मानते हैं ना। इस केस पे वाकई मैंने अपना जी जान लगा दिया, मैंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और मैंने प्रशासन से ये कहा, हमारा तर्क था कि जब आप 30/12/2003 तक आपने इसका स्क्रीनिंग लिया, कराया, और स्क्रीनिंग का सिस्टम होता है कि सवाल जवाब पूछा जाता है, पेपर देखा जाता है, स्क्रीनिंग के प्रोसीडिंग के मेमोरान दस्तखत करते हैं, जिस डेट में स्क्रीनिंग होती है उसी डेट में दस्तखत किया जाता है। सही है गलत है? मेरा ये कहना था कि उसी डेट में जब दस्तखत होता है तो 30/12/2003 को स्क्रीनिंग के पेपर पे दस्तखत हो गया, इसका मतलब 30/12/3 को ये फाइनल हो गया, इसको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। केस बनारस डिवीजन का था। ये आदमी गेटमैन जखनिया के पद से रिटायर हुआ था। आज यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। गेटमैन जखनिया के पद से रिटायर हुआ था। प्रशासन ने कहा, वाराणसी के प्रशासन ने कहा, सर आपका कहना तो सही है, लेकिन कोई भी स्क्रीनिंग होती है तो पैनल जरूर डिक्लेयर किया जाता है और हमको पैनल के बारे में पता लगाने दीजिए। मैंने कहा भैया, मैं इसी डिवीजन में सीनियर डीपीओ रहा और गोरखपुर में कितना स्क्रीनिंग किया होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं जानता हूं कि स्क्रीनिंग का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर। सब लोग बहुत चक्के कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा मैं 100% जानता हूँ। बहरहाल आप अपनी तसल्ली के लिए चिट्ठी लिख दीजिए। वाराणसी मंडल ने हेडक्वार्टर की चिट्ठी लिखा, हेडक्वार्टर का कोई जवाब नहीं दिया। वाराणसी मंडल ने रिमाइंडर दिया, रिमाइंडर का कोई जवाब नहीं दिया। इधर मैं साइड बाय साइड कैंडिडेट, देखिए बात बताएं आपको, जब मैं या कोई भी एसोसिएशन का पदाधिकारी किसी केस को अपने हाथ में लेता है तो उस केस को अपने लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है। उस केस के साथ वो जीता है, उस केस के साथ मरता है। जब उस केस में हार होती है तो वो अपनी हार समझता है, जीत होती है तो अपनी जीत समझता है। उसकी सेंटिमेंट को लोग नहीं समझते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इस केस में भी वही चीज हुआ। इस केस में वो आदमी कोऑपरेट किया, जैसे जैसे मैं इशारा करता गया वैसे वैसे करता गया। उससे मैंने आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन मांगा, रेलवे प्रशासन ने देने से मना कर दिया कि ये 8.1J कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, हम इसको नहीं दे सकते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, स्क्रीनिंग का रिजल्ट दीजिए। स्क्रीनिंग का रिजल्ट भी नहीं दिया गया। उसने आरटीआई में अपील किया, ऊपर वाले अधिकारी को, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा आपको बहुत बढ़िया है, हमारे लिए मौका मिल गया। मैंने चढ़ाई कर दिया राशन पानी लेके कि भाई, जब वाराणसी प्रशासन ने मुख्यालय प्रशासन से मांगा नहीं दिया, रिमाइंडर दिया तो भी नहीं दिया, कैंडिडेट ने आरटीआई से मांगा तो भी नहीं दिया, अपील किया तो भी नहीं दिया, इसका मतलब है कि रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है। इसके आधार पर इसको दीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ। लेकिन प्रशासन ने कहा कि नहीं, इसमें इस केस को हमको रेलवे बोर्ड रेफर करना पड़ेगा। हमने कहा चलो कम से कम प्रशासन ये तो समझा कि रेलवे बोर्ड रेफर करना पड़ेगा। अब देखिए, उधर जो प्रशासन मांगा तो मैं इधर आरटीआई चला गया, और जब इधर वाराणसी मंडल ने कहा कि हम रेलवे बोर्ड रेफर करेंगे तो मैंने कहा तुम जो रेफर करोगे उससे पहले हम ही रेफर कर देंगे। और धकाधक समझिए चिट्ठियां एसोसिएशन के फाइल पे जाना शुरू हुआ। पेंशन मंत्रालय गया, रेलवे बोर्ड गया, हर कॉर्नर पे गया, मंत्री सभी आते रह गया। अब देखिए दोस्तों, जब ईमानदारी से आप काम करते हैं तो आपको परिणाम भी मिलता है, और इसका परिणाम बड़ा सुखद रहा। ये पेंशन मंत्रालय ने 3 मार्च को, ये मार्च ही का महीना चल रहा है ना, 3 मार्च को पेंशन मंत्रालय ने चिट्ठी जारी किया, और चिट्ठी में क्या किया कि कहानी को उलट दिया। अब तक का क्या स्थिति था? अब तक ये था कि 1/4 से पहले पैनल डिक्लेयर होना चाहिए, है ना, या रिजल्ट होना चाहिए। अब चेंज कर दिया, कहा कि नहीं, एनपीएस का पहला नोटिफिकेशन जो है वो 22/12/2003 को जारी हुआ है। तो 22/12/2003 से पहले अगर कोई वैकेंसी नोटिफाई कर दिया गया हो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में निकाल दिया गया हो, अखबार में निकाल दिया गया हो, नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दिया गया हो,
कौन चीज? वैकेंसी। वैकेंसी भले आप रिजल्ट बाद में निकालिए, 2004 में निकालिए, 2005 में निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको एक विकल्प देना है और उस विकल्प के आधार पर हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। बढ़िया रहा? इस आदमी का भला हो गया कि नहीं हो गया? जोरदार ताली लगती है कि नहीं लगती है? अब यहाँ मजेदार चीज है, मैंने इतनी कहानी आपको कही, इसके पीछे मेरा स्वार्थ क्या था? हमारा तो फंडा है कर भला तो हो भला। अब ये बताइए कि रेलवे भर्ती बोर्ड से अगर कोई 2004 में अपॉइंट हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन कब निकला होगा? 2004 से पहले निकला होगा। ये 2002 सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमको याद है जब हम लोग आरआरबी का फॉर्म भरते थे तो फॉर्म भरने के बाद भूल जाते थे कि कोई फॉर्म भरा है तो 2 साल बाद जो है आ जाता था रिटर्न के लिए कॉल लेटर। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? पक्का ना? और जब रिटर्न का एग्जाम देने के बाद भूल जाते थे कि हमने कोई रिटर्न दिया है तब आ जाता था इंटरव्यू के लिए, और जब इंटरव्यू देने के बाद भूल जाते थे तब आ जाता था नौकरी के लिए। सही बात है ना? 3 से 4, 4 से 5 साल लगते थे। अब लेकिन आज की डेट में अगर कम हुआ है तो भी वो सही बात कह रहे हैं कि वैकेंसी अगर 2001 या 2 में अगर नोटिफाई हुई है तब उसका अपॉइंटमेंट कब हुआ है? 2004 में हुआ है या 2005 में हुआ है। ये आरआरबी के साथ ही नहीं है, आरआरसी के भी साथ है। जरा पीछे पीछे आप जरा मैनेज कर लीजिए। आरआरसी के साथ भी ऐसा ही होता है, वैकेंसी निकाली जाती है 2 साल 3 साल बाद पैनल बनता है। कहने का मतलब कि 2004, 2005, 2006 में कोई भी आरआरबी, आरआरसी वगैरह से अपॉइंट हुआ हो तो बहुत सारे लोग, तो नहीं तो ऑप्शन देना है इसमें। अच्छा, इसमें अगर ऑप्शन नहीं देगा तो कुछ नहीं होना है। इसमें ऑप्शन के लिए 2 महीने का वक्त है। अगर ऑप्शन दे देगा तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम पा जाएगा और नहीं तो 1086 रुपए पेंशन। बात समझ है? तो हम आपसे क्या मदद चाहते हैं कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा बंदा हो तो उसको कहिए, ये देखिए ये लेटर है, उसको कहिए कि भैया ऑप्शन दे दो, तुमको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल जाए। सही बात है। अगर आपने किसी एक बंदे का भी ऑप्शन दिलवा दिया तो उसका क्या होगा? उसका जीवन बहुत बड़ा भला हो जाएगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस भलाई का काम करके अपना सीआर ठीक कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? अपना सीआर का क्या मतलब होता है? अपना सीआर भी ठीक कराना है। अगर भलाई का काम कीजिएगा तो आपका अपना सीआर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा ये 7वां वाला केस था। 8वां केस यही का है, कुमारी रमिता शर्मा का। कुमारी रमिता शर्मा के केस में क्या था? उसका फैमिली पेंशन का मामला, बेचारी बड़ी दुखद स्थिति में है और उसके केस में काफी मैंने भी मेहनत किया जाके और नगर पालिका में डेथ सर्टिफिकेट फादर के बनवाने के लिए अखबार में निकलवाना, ये उसको बाबू को सिफारिश करना, क्या क्या नहीं करना पड़ा, कचहरी जाना, बहुत दौड़ा मैं। फाइनली अब जब दौड़ रहा हूं तो जाहिर सी बात है सहानुभूति तो होगी। इस इंडिविजुअल केस को मैंने सीपीओ के सामने रखा। हमने कहा साहब आज की डेट में कारखाने में ये हालत है कि कोई भी इंस्पेक्टर इस केस को लेने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने तुरंत हम लोग के सामने बात किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके केस को टैकल कर लिया इंस्पेक्टर ने, उस पर इंक्वायरी वगैरह सब कुछ बहुत कुछ हो गई। आज ही सर इधर आ जाइए, बहुत कुछ हो गया है, ये केस बढ़ा है। और 9वां नंबर केस है। हमने 9वें नंबर केस में हमने ऐसा किया कि प्रशासन से कहा कि अभी तक हमारे जो पेंशनर्स हैं वो 30 से 35% पेंशनर्स का ही यूएमआईडी कार्ड बना हुआ, 30 से 35% का ही बना हुआ है और 70% ऐसे हैं जिनका यूएमआईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, गांव देहात में रहते हैं। आज भी हमारे पास एक सज्जन आए थे, वो पैडलेगंज में रहते हैं, उनके बेटे लेके आए थे। हमने कहा इनका पीपीओ है, वो पीपीओ दिखाए, 99 में रिटायर हुए हैं, 2006 का रिवीजन नहीं हुआ है, 2016 का रिवीजन नहीं हुआ है, यूएमआईडी कार्ड तो बात हुआ। तो स्थिति बड़ी दयनीय है। तो मैंने कहा कि कम से कम जिनके केस सही है उनका यूएमआईडी कार्ड बन जाए और इसके लिए आप कैंप कीजिए। गोरखपुर में सिर्फ एक बार कैंप हुआ था। सीटों ने कहा नहीं साहब बिल्कुल आपकी बात को हम एग्री करते हैं और आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा
अखबार में पढ़ा होगा, 1 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कमरा नंबर 30 में यूएमआईडी कार्ड का कैंप लग गया है। लखनऊ मंडल ने भी कैंप लगा दिया, इज्जत नगर मंडल ने भी कैंप लगा दिया, सबका कैंप चल रहा है। अभी कल परसों गोंडा में लगा है, और वाराणसी मंडल का जो है नोटिस वगैरह तैयार हो गया, सोमवार को उनका भी नोटिस निकलने जा रहा है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? ये 16 की मीटिंग हुई, आपकी एसोसिएशन का दबाव है तब तो हो रहा है। सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? दोस्तों, 10वां नंबर इसमें मैंने ये कहा कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज रेलवे बोर्ड ने हॉस्पिटल में तो कह दिया कि भैया एक कमरा होना चाहिए, पेयजल रहे, वहां पे टीवी रहे, ताकि जो बुजुर्ग जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो टाइम पे रहते नहीं हैं, और वहां पर लोगों के लिए, जैसे दीपक जी हैं, इन लोगों के लिए खड़ा होना मुश्किल होता है, तो वेटिंग रूम बन जाए, है ना। वो रेलवे बोर्ड का आदेश। तो मैंने कहा वो तो रेलवे बोर्ड का हॉस्पिटल के लिए है। तो कहे तो ठीक तो है, तो आप क्या चाहते हैं? हमने कहा मैं ये चाहता हूँ कि सीपीओ ऑफिस में जहां आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी एक कमरा बनना चाहिए। यहाँ भी लोग पास के लिए आते हैं, अपना दुख तकलीफ लेके आते हैं, कंप्लेन करने के लिए आते हैं, उनके लिए। उन्होंने कहा सर भाई साहब, आपके लिए पहले एक वर्क ऑर्डर जा चुका है, वो बनने की प्रक्रिया में है। जोरदार ताली बजी ऑफिस में भी एक वेटिंग रूम पेंशनर्स के लिए बन रहा है, समझ रहे? तो ये 10 के 10 आइटम है। ये देखिए, आपके एसोसिएशन, आपकी यूनिटी का परिणाम है। इस तरह करके बहुत कुछ हो रहा है। सर फोन आया था, छपरा से फोन आया था मेरे पास, हाँ, कि उपेंद्र पासवान का आपने सब ठीक करा दिया, जो उसका पैसा बना। हाँ, उपेंद्र पासवान की बड़ी विचित्र कहानी है। गोंडा से सुनिए, ये भी बड़े मजेदार चीज है, जिन्होंने छेड़ दिया तो बताते हैं आप लोग के लिए, एकेडमिक नॉलेज के लिए। गोंडा डीजल शेड से एक बंदा रिटायर हो रहा है, जाने रिटायरमेंट के